हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज 14 मई है और 14 मई का जो कंटेंट है वो मैं ऑन द सेम डे आई एम प्रोवाइडिंग यू, और इसी आधार पर बेसिस पे मैं आपको डेली जो है ऑन द सेम डे आई प्रोवाइड ऑल द कंटेंट्स। सभी कंटेंट्स को मैं उसी दिन जो है ना सुनिश्चित करता हूँ आपको कि आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि चूंकि अभी सबसे बड़ी जो विपदा चल रही है वो कोविड-19 चल रहा है, जिसके चलते हम सबकी ज़िंदगी एक तरह से रुक चुकी है घर में। हम लोग सब घर में बैठे हैं, हम लोग कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, और मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों के साथ दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग आपस में यदि जितना अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, वही इस समस्या का सॉल्यूशन है। तो कुछ कोविड ट्रुथ्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि आप ये सारी बातें सभी को शेयर करें कि अभी तक देयर इज़ नो वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। टुडे इन दिस वर्ल्ड कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन उन लोगों पर काम नहीं करती है जो अभी बीमार चल रहे हैं। वैक्सीन उन लोगों पर काम करती है जो स्वस्थ हैं, उनको वैक्सीन दे दी जाएगी। तो उसके बाद यदि कोई कोरोना अफेक्टेड आदमी पर्सन कोई आएगा भी पास में, और यदि वो स्नीज करता है और हमारे अंदर वायरसेस भी आ जाते हैं, तो हमको उसका कोई असर नहीं होगा। यह वैक्सीन होता है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है। एक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। There won't be any mass manufactured vaccine before 2022-23 2022-23 तक। जो पूरे विश्व लेवल पे मास वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है ना, नॉर्मली मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे विश्व में फैल सके, ऐसा 3 से 5 साल लग जाते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो हम लोग यदि बहुत रैपिड भी वर्क करें तो भी मास लेवल पर करोड़ों में वैक्सीनेशन को लाना, इट इज़ वेरी टफ, प्रेटी टफ टास्क। तो ये पॉइंट याद रखिए। तो इसलिए क्या है, आने वाले कई महीनों तक हमको, यदि हम बाहर जा रहे हैं तो घर आते ही हाथ धोएं, पूरा मुंह धोएं। तो ये क्या है, हमारी आदत में, लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि क्या है कि हमें इसी के साथ जीना है, तो हमको ज़रूर ये जो है एक बार आपको ध्यान रखना होगा। देयर इज़ नो प्रूवन एंटीवायरल ड्रग, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन है ना, रेमडेसिविर है ना, ये भी कोई दवाई है ना। तो कोई भी एंटीवायरल ड्रग अभी फुल प्रूफ काम नहीं कर रही है, मतलब कोई भी दवा अभी तक इसके लिए इफेक्टिव दवा नहीं कही जा सकती। हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ इज़ नॉट प्रूवन, जो भारत ने मलेरिया के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग, और रेमडेसिविर जो हम बात कर रहे थे कि इबोला के अंदर थोड़ा बहुत प्रभावी हुआ था, 100% प्रभावी नहीं हुआ था, इबोला के अंदर वो दवाई दी गई थी, तो वो भी कोविड के लिए कोई प्रूवन दवाई नहीं है। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट इज़ एक्सपेरिमेंटल। आपने सुना होगा कि जो लोग स्वस्थ हो जाते हैं, जिनको कोरोना हुआ, उनमें क्या हुआ, कोरोना होने के बाद वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई। अब एंटीबॉडीज़ बन गई तो वो स्वस्थ होकर आ गए। तो 10 में से 1 केस जो है ना, उसी की नॉर्मली मृत्यु हो रही है, जो कोरोना पॉजिटिव होता है। उसमें से 9 लोग घर सेफ होकर जाते हैं। तो जो 9 लोग हैं, उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है, यदि उसको निकाल कर जो नया कोरोना पॉजिटिव है उसके शरीर में डाल दिया जाएगा, तो संभावना है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये कोई एक्सपेरिमेंटल है। दिल्ली सरकार और इसके अतिरिक्त साउथ कोरिया में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल है, इसका भी प्रूवन नहीं आया है कि एंटीबॉडीज़ बहुत ही परफेक्टली काम करेगी। और इसी के चलते जो है बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोचा कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा जनरेशन नहीं हुआ। देखिए, आज का कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छे और डीप इंसाइट के तौर पे प्रोवाइड कराऊंगा। शायद आपने ये बातें सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन ये केवल ये वाला जो सेक्शन है ना, यही आपको इतना मतलब इम्पैक्टफुल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, अगला एक और पॉइंट आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि अल्कोहल जो है ना वो किल कर देता है वायरस को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो प्रूवन, ना अल्कोहल ना ही टेम्परेचर का इफेक्ट। पहले बोल रहे थे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कमी आ जाएगी। देखिए, टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या असर होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग स्नीज़ कर रहे हैं, छींक रहे हैं, और मान लीजिए मुझे ही कोरोना है, तो मैं जब स्नीज़ कर रहा हूँ तो वो जो 3-4 मीटर तक जो स्नीज़ के जो लिक्विड पार्टिकल चारों ओर स्प्रेड आउट होते हैं, गर्मी के चलते क्या है, वो वॉश आउट जल्दी हो जाएंगे, मतलब भाप बन के उड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि कम समय तक वो वायरस जिंदा रहेगा। वरना क्या होगा, सर्दियों में तो क्या है, बहुत लंबे समय तक वो लिक्विड बना रहेगा और सरफेसेस टच कर ले, तो आप समझ गए ये बात भी।
तो इसलिए जो है इसका गर्मी का भी अभी तक कोई प्रूवन इफेक्ट नहीं बताया गया है। तो अल्कोहल आपको क्लियर हो गया होगा, उससे कोई बचाव नहीं है। यदि लोगों को कोई भ्रांति है कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से इम्यूनिटी आ जाएगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, सोल्यूशन कोई है तो वो ये है कि योगा और आप बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाएं। तो इस तरह के प्रयासों से क्या होगा, और दवाइयाँ जो है ना, जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, है ना, हेल्दी इम्यून सिस्टम और लाइफ स्टाइल परिवर्तित करके एक्सरसाइज वगैरह को लाइफ में लाने पर, ये जो है ना, एक बार को यदि इन केस किसी व्यक्ति को होता भी है तो वो जल्दी से रिकवर होकर आ जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी अच्छी है उनके साथ में ये बहुत अच्छी है। लेकिन जिसको कोमॉर्बिडिटी है, देखिए ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जितने भी मीडियाज़ है उसमें। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि जिन व्यक्ति को लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब ये कोमॉर्बिडिटी हो गई, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है ना, जिसको डायबिटीज़ है और जिसको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव और इनकी मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। ओल्ड एज व्यक्तियों को ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। नो वे टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी ओवरनाइट। और देखिए इम्यूनिटी जो होती है, हमारी जो प्रतिरक्षा है, वो कि रातों रात हमारे अंदर अनंत इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी को आप डे बाय डे बना सकते हैं। इरेडिएशन विद यूवी इज़ डेंजरस। तो अल्ट्रा, कई जगह ऐसा भी किया गया कि ना लोगों के ऊपर से ना बहुत रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेजेस गुजारी गई। आपने देखा होगा अल्ट्रा वायलेट रेजेस के माध्यम से जो है वो नोट को क्लीन कर रहे हैं। अलग अलग जो है ना मटेरियल, जो हम लोग डेली हैंडी मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट के लिए डीआरडीओ ने भी अपना कवच निकाला। तो देखिए शरीर पर यदि यूवी रेडिएशन जो है इसको डालने पर शरीर के ऊपर दूसरे घातक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अमेरिका में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि है ना सभी व्यक्तियों को अल्ट्रा वायलेट रेजेस के अंदर से गुजारा जाएगा, ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाएगा। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये वाली बात आपको समझ में आई गई होगी। 9 आउट ऑफ 10 इन्फेक्टेड विल बी रिटर्न टू होम। 10 में से 9 व्यक्ति जरूर घर जाएंगे, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है वही लोग जाएंगे। देयर इज नो प्रूफ ऑफ परमानेंट इम्यूनिटी पोस्ट रिकवरी। तो देयर इज नो प्रूफ टू परमानेंट इम्यूनिटी पोस्ट रिकवरी। यदि मान लीजिए कोई कोविड-19 से पूरी तरह से बच के बाहर निकल जाता है, तो ऐसे भी केस देखे जा रहे हैं कि उनको वापस भी कोरोना हो रहा है। तो इस तरह के केसेस भी जो हैं वर्तमान में दिखाई दे रहे। तो आपको कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग और पढ़ लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ये तो मैंने आपको एक आपके अवेयरनेस के लिए, आपको एक जागरूकता हो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक लिया है, और मैं डेली इस वाले सेक्शन को आपको दिखाता रहूँगा ताकि आपको याद आता रहे। और 14 मई के इस करंट अफेयर का पहला सेशन जो है ना, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ये सारे कोविड ट्रुथ्स जो है ना 100% प्रूवन है, और आगे आने वाले कई सालों तक हमको इसके साथ जीना है ना। तो ये बात याद रखेंगे। आपको पता होगा कई सारे बोर्ड्स हैं राजस्थान के, और सभी बोर्ड्स तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने सबने अपने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। इवन 12th के और 10th के जो बचे हुए एग्ज़ाम्स भी थे वो भी कैंसिल कर दिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में, मतलब महीनों तक भी, कई महीनों और साल तक एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि आप हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहें, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम आए तो यू विल क्रैक इट ऑन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। आप अपने पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर दें, इसलिए आप पढ़ाई से ज़रूर टच में रहेंगे। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी बहुत डेप्थ खबर है कि ये जो है आपको दिख रहा होगा कि ये रिलेटेड है चैंपियंस पोर्टल। आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर जो हेडिंग है चैंपियंस पोर्टल। तो चैंपियंस पोर्टल जो है ना MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, जहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो चैंपियंस, देखो अभी सारा वर्ल्ड और हमारे जो कंपनीज़ हैं सभी जो हैं वो बिल्कुल डीलिंक हो गई हैं। तो अब उनको वापस से उसी लेवल पे शुरू करने के लिए एक बड़ी पहल चैंपियन पोर्टल्स लाया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है, आप मुझे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, हमने कई बार चर्चा की इस पर। तो SMS है ना, MSME जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इसके अभी मंत्री कौन चल रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की उन्होंने, प्रौद्योगिकी पर आधारित है, प्रबंधन सूचना प्रणाली पर टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ICT, है ना,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल, आईसीटी का मतलब क्या होता है? आईसीटी बहुत बार एग्जाम में ना कंप्यूटर में पूछा जाता है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनका प्रयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिसके जनक जो है जॉन मैकार्थी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हो, मशीन लर्निंग, ये सब बहुत ही एडवांस टर्म्स है, ये मैं आपको कंप्यूटर्स में समझा दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको समझाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, तो ये सभी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, फिर से कंपनीज को शुरू कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कोई भी परिचर्चा या चर्चा करके कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज आपस में काम करती हैं और इस तरह से फिर से शुरू किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है चैंपियंस पोर्टल का? तो आपको एक बात तो ये पता चल गई कि चैंपियंस जो पोर्टल है वो, चैंपियंस जो पोर्टल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, कॉल आ गया इन बिटवीन और मैं एक बार एयरप्लेन मोड कर देता हूँ। तो जो चैंपियंस पोर्टल है ना, जो चैंपियंस पोर्टल है उसका उद्देश्य है कि एमएसएमई क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने और गुणवत्ता हासिल करने के लिए जो है प्रशासनिक बाधाओं को दूर, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाधा है उनको दूर करने के लिए पोर्टल लाया गया। तो ये बेसिक सी एक बात हो गई है, तो आपको पता चल गया होगा। मेन बात आपको याद रखनी है कि चैंपियंस पोर्टल किसने लाया। और अभी हाल ही में ना जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है, 13 मई को इनकी परिभाषा चेंज हुई की गई है। तो सूक्ष्म उद्योग कौन सा है? माइक्रो उद्योग, जो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ से कम जिन कंपनियों का टर्नओवर है उनको माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 1 करोड़ से 5 करोड़। लघु उद्योग कौन से हैं? स्मॉल इंडस्ट्री, जिसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में जो टर्नओवर होता है वो। और वे इंडस्ट्रीज जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से 100 करोड़ है ना के बीच में होता है, तो वो मध्यम है। तो इनमें बहुत सारे हमारे रोजगार लगे होते हैं, एक एक कंपनी 50, 100, कई 500, हज़ार लोग काम करते हैं और इससे क्या है उनका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो चैंपियंस पोर्टल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एमएसएमई मंत्रालय ने निकाला। तो ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। ये हमने कोविड ट्रुथ जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिए हैं। कोविड ट्रुथ आप हमेशा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इसको, है ना। देखिए कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए लाया ये सारी की सारी ताकि आपको पता रहे कि देखो WHO भी ये बोल रहा है, WHO के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि लंबे समय तक रह सकता है कोरोना वायरस। तो आपको भी अपने जीवन को उसी तरह से ढाल लेना और मन बना लेना उसी तरह से ना, क्योंकि अभी आने वाले कई समय तक ऐसा ही रहेगा। तो विश्व भर में आप इसको पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली मत लें, क्योंकि आपके पास जो कलाएँ हैं जो आप कभी भी नहीं सीख पाए थे, इन पिछले कई सालों में आपने जो चीज़ें नहीं सीखी थी वो आज आप अपने घर पे बैठे बैठे कई इनोवेटिव काम कर सकते हैं। जो आपके बुक पढ़ने का है, आपकी कोई हॉबी है, क्योंकि हम लोग व्यस्त इतने थे पिछली ज़िंदगी में, लेकिन अब हमारे को बहुत ज़्यादा समय मिल गया है, तो उसमें हम लोग कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं, है ना। तो कई लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं अभी इन दिनों में, है ना, बड़ा बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड को। तो डॉक्टर माइकल रॉयन ने क्या कहा कि कोविड-19 लंबे समय तक चल सकता है। रॉयन ने कहा कि संभव है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक रहे और उन्होंने वैक्सीन के बिना वैश्विक आबादी प्रतिरक्षा को पर्याप्त स्तर तक निर्माण करने में कई वर्षों लग जाएंगे। वैक्सीन के बिना बहुत समय लग जाएगा उनके अंदर इम्यूनिटी जनरेट होने में। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो है पूरे दुनिया में फैलेगा और फिर उसके बाद में जो है ना लोगों में अपने आप इम्यूनिटी आएगी और वैक्सीन आ जाता है तो सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन रहेगा। तो WHO के कार्यकारी निदेशक ने ये कहा है। तो मैं कुछ आज इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लाया हूँ और ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड भी है और आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर भी है कि आपको काम करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए अभी जैसे ये आयुष मंत्रालय जो है ना वो CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है CSIR, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यही CSIR जो है ना नेट के जो PhD वगैरह होते हैं, GRF होते हैं, वो CSIR ही करवाता है और ये बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है भारत की। तो आयुष के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो आप बता सकते हैं क्या होंगे? तो ये श्रीपद नायक ने क्या कहा कि आयुष मंत्रालय, जो आयुष और CSIR मंत्रालय दोनों मिलकर कोविड-19 के खिलाफ 4 आयुष योगों को माने, क्योंकि योग यदि हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो हम लोग क्या एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे और उससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो है ना, हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए तो ये सभी आज मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड करूँगा। और देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार मैं आपको बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड, तो इसने
क्लास 10th और 12th के रिमेनिंग पेपर्स को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, और जो इंटरनल्स के आधार पे उनके अंदर इंटरनल्स जो हमारे जो स्कूलों में जो इंटरनल्स होते हैं 20 मार्क्स के इस तरह से, तो उनके आधार पे उनको क्या होगा, पास कर दिया जाएगा। तो देखो इतनी बड़ी जो डिसीजन है ना, आज तक पिछले किसी भी केस में नहीं लिया गया भारत की स्वतंत्रता के बाद। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है, उसके एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और मोदी साहब ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लाया है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है। ऐसा नहीं है कि पूरे 20 लाख करोड़ है ना जनता के अकाउंट में, खाते में आने वाले हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि भारत में जो ये डिस्कॉम है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, तो इनके पास बिल्कुल रुपया नहीं बचा है, तो इनको चालू रखना होगा। भारत के कई सारी इंडस्ट्रीज़ है ना वो चौपट हो रही है, तो उनमें भी एक पैकेज के तौर पे तो 20 लाख करोड़ का मतलब ये नहीं है कि सभी के अकाउंट में आने वाला है सीधा। इसका मतलब ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री को जीवित रखना बहुत आवश्यक है, वरना एक इंडस्ट्री के बंद होने पर सारी उसकी इंटरलिंक्ड इंडस्ट्री सारी खत्म हो जाती है। जिस प्रकार 2007 का जो क्राइसिस आया था है ना अमेरिका में, है ना, सब प्राइम क्राइसिस, जिसको लेमन ब्रदर्स जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का, उसने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया था लोगों को, और वो लोन लोगों ने नहीं चुकाया और वो बैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो उससे लिंक्ड सभी बैंक ध्वस्त हो गए और पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर आ गया। और फाइनली फिर क्या हुआ, अमेरिका को बहुत बड़े पैकेज को लॉन्च करना पड़ा। तो अमेरिका ने 13% के करीब जो है ना वो इस बार जो है बूस्टअप पैकेज दिया। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पैकेज किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे जापान ने सबसे बड़ा पैकेज दिया है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में और बताइए कि और किस किस देशों ने कितने कितने प्रतिशत का जो है ना रिलीफ पैकेज दिया है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। तो देखिए, तो इतने बड़े डिसीजन पहले नहीं होते थे, तो ये बहुत बड़ी महामारी के तौर पे। तो देखो यहाँ पर आपको जो 20 लाख करोड़ है ना, उसमें से 1,70,000 जो करोड़ है वो राहत पैकेज किस तरह से मिलेगा। देखिए, तो जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं सबसे पहले उनको 50 लाख का बीमा कवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों में भी क्या है, मॉरल पावरफुल रहे, ये ना, इनको नैतिक जो है शक्ति मिले कि ये अपना काम कर सके, कि कल को इनको कुछ हो जाता है तो इनके परिवार सलामत रहे। तो 50 लाख का बीमा कवर जरूरी था। 80 करोड़ जो गरीब हैं, भारत में बहुत गरीब है, तो प्रति महीने इनको है ना, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा, देखो 40 करोड़ 80 करोड़ लोग, 3 महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल दिए जाएंगे प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के अनुसार। और भारत का जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वर्तमान में बहुत अच्छे से अच्छी मात्रा में पूरे भारत की आवश्यकता का लगभग 2 गुने से ज़्यादा इनके पास है ना खाद्य भंडार है। तो हमें खाद्य भंडार की वर्तमान में कोई कमी नहीं है। 3 महीने के लिए प्रत्येक परिवार के हर महीने निःशुल्क 1 किलो दाल, ये भी बहुत ज़रूरी है, दालों का होना बहुत ज़रूरी है प्रति व्यक्ति, क्योंकि इसमें क्या हुआ, प्रोटीन पोषण की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया कि सभी ग्रामीण एरिया में ना खाद्यान्नों को जो है ना बहुत कम खाना खाया गया है ना, ये रिपोर्ट्स आई अभी। और इसके अतिरिक्त 20 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में, देखो आजकल महिलाओं के खाते में डाला जाता है जन धन खाता जो था, जैम ट्रिनिटी, आपने खूब नाम सुना होगा, जैम क्या होता है, जन धन, आधार और मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी है। और इसके माध्यम से 500 रुपये क्या है प्रति महीने, है ना, महिलाओं के अकाउंट में 3 महीने तक डाले जाएंगे। और 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, ताकि क्या हो जाए, गैस सिलेंडर से क्या हो जाएगा कि आपने एक स्कीम का भी नाम सुना होगा, उज्ज्वला स्कीम। और उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है ना वो महिलाओं के अकाउंट के से कनेक्टेड जो है ना जो जनधन अकाउंट है उसके माध्यम से जो है ना सब्सिडी दी जा रही थी उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर्स के ऊपर। तो 3 महीने तक 8 करोड़ जो परिवार हैं उनको भी मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं जो है ना उनको लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती थी, क्योंकि वो लकड़ियों पर, चूल्हे पर खाना बनाती थी। तो सिलेंडर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया आज की तारीख में हमारे स्वास्थ्य को लेकर। तो देखिए, इस तरह से जनधन अकाउंट में पैसा जाएगा। मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 182 रुपये थी, तो अब 202 रुपये कर दी गई है। तो ये भी बहुत वेलकमिंग स्टेप है ना। और लगभग 13.62 करोड़ लोग जो है ना मनरेगा के अंदर लिस्टेड हैं। और जो है इनको है ना, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनरेगा में कुल कितने दिनों के लिए काम, प्रति वर्ष कितने दिनों तक मिनिमम काम देना पड़ेगा, ऐसा मतलब मनरेगा में ये योजना है। तो ये ज़रूर बताइए कितने दिन तक काम मिलता है मनरेगा में। मनरेगा योजना आपको पता होगा कि जो UPA गवर्नमेंट है, UPA 1 UPA 2 2004 से लेकर
2014 तक ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है इसने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी सरकार भी अच्छा काम कर रही है, सभी सरकारें अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट डालती हैं। तो जो यूपीए 1 और यूपीए 2 जिसके हेड ऑफ द मतलब जो गवर्नमेंट थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी ने जो है एक तो राइट टू एजुकेशन की, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और मनरेगा जैसी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई है। तो ये इससे क्या होता है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के माध्यम से निम्न तबके तक, नीचे तक जो है ना पैसा पहुंचता है। तो इस प्रकार जो है ना जो 20 लाख करोड़ जो है उसको अलग अलग तरह से डिस्कॉम को देना, या गरीब व्यक्तियों के सीधे अकाउंट में पेमेंट देना, या उन्हें गेहूं चावल राशन देना, उनको सिलेंडर देना, और दूसरी जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जैसे बैंक्स को पैसा अलोकेट प्रोवाइड करना ताकि वो लोगों को ऋण दे सकें। वर्तमान में कोई भी बैंक ऋण देना नहीं चाहती, उसके पीछे कारण ये है कि उनको पता है कि लोग वापस रिटर्न नहीं करेंगे, तो उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक एनपीए के लिए बैड लोन बैंक की बात की जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि जितने भी एनपीएज है ना उसको एक अलग प्रकार का बैंक होगा वो हैंडल करेगा, ताकि क्या हो सके कि बैंक अपने दूसरे काम में फोकस कर सके। तो ये बैड बैंक लोन है ना, बैड बैंक की स्थापना करने की बात की जा रही है, एनपीए का बैड बैंक। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो 90 दिन से ज़्यादा हो जाएं और लोन जो है ना ऋण लोग ना चुका पाएं। तो आपने एक नाम सुना होगा सब प्राइम, जो है ना जो लेमन ब्रदर पूरी तरह से डूब गया था, तो वो भी क्या है बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बहुत बढ़ गए थे, है ना, क्योंकि ऋण लोग चुका नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार जो हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए आज के जो करंट अफेयर है ये हमने कल लास्ट लेक्चर जो है मतलब 12th और 13th मई वाला जो लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और यह भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का भी इसको पुरस्कार दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना, कैंपेगौड़ा कहाँ पर है? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। तो भारत और मध्य एशिया का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, स्काई ट्रैक्स नाम का पुरस्कार इसे दिया गया, राइट। सेम कर्नाटका से एक और न्यूज़ आ रही है कि प्राणवायु नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटका ने। तो ब्रूहट नाम का एक बेंगलुरु में महानगर पालिका है, वहाँ पर ये शुरू किया गया है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर वाजू भाई वाला हैं। और देखिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की जागरूकता बढ़ाने, मतलब क्या है कि श्वसन स्वास्थ्य जो है मतलब हमको जो लंग से रिलेटेड है ना, इनहेलिंग जो हेल्थ है उसके बारे में लोगों को क्या है अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये कार्यक्रम प्राणवायु शुरू किया गया। तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ इसका जो मुख्यालय है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। हम लोग बहुत सारे मुख्यालय भी देखेंगे आज, अलग अलग इंटरनेशनल जो है। ज़्यादातर गेम्स के जो मुख्यालय ना याद रखना वो लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड। अभी हम उसको उस सेक्शन को भी कवर करेंगे क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कुछ स्टैटिक जीके वाला सेक्शन में मैं करंट अफेयर के साथ में करवाता रहूँगा। तो गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी हेतु डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। मतलब जो भी होम डिलीवरी की चीज़ें हैं ना उसमें आपको मोबाइल से पेमेंट करना होगा, या है ना आप कैश में ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा केसेस का सर्ज का मतलब बढ़ गए। अभी 2 नई चीज़ों को जीआई टैग मिला है, सोहराई खोवर पेंटिंग्स। ये सोहराई खोवर पेंटिंग्स कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची। और तेलिया नाम का जो रूमाल है वो तेलंगाना है ना, तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, राइट। तो ये न्यू जीआई टैग जो है ना, सोहराई खोवर पेंटिंग्स और तेलिया रूमाल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भविष्य में आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी, है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल ही में एक बायोपिक निकाली गई, और ये बायोपिक किस पे? बायोपिक का मतलब जो उनके जीवन पर होती है। तो फाइंडिंग फ्रीडम, एक्चुअल में इसको क्वेश्चन में किस प्रकार आएगा? केवल ऐसा आएगा फाइंडिंग फ्रीडम्स, क्योंकि आगे तो नाम में ही क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो ये मॉडर्न रॉयल फैमिली के ऊपर बेस्ड है। तो प्रिंस हैरी जो इंग्लैंड के हैं और मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, इनके जीवन पर आधारित है। तो ये किसने लिखी है? ओमी स्कॉब, ये नाम याद रखना जिन्होंने लिखी है, ओमी स्कॉब और कैरोलिन डुरंड और ओमी
स्कॉब ने लिखी है, तो ये बायोपिक आपको हमेशा याद रखनी है ना, फाइंडिंग फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए हाल ही में भारत में होने वाला जो आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि 2020 में होना था, कोविड-19 के चलते इसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया। और फिर कब होगा, 2021 में, ये 2020 में होना था। फीफा, इसकी फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये जो नाम है ये फ्रेंच नेम है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 में। तो 1904 आप जरूर याद रखेंगे फीफा से रिलेटेड। और पूरे विश्व में जो भी फुटबॉल के मैचेस होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है फीफा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख। ज्यूरिख भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष चल रहे हैं ज्यूरिख में, जो कि स्विट्जरलैंड में एक शहर है, ये इसका मुख्यालय है। और यह रेगुलेट करता है पूरे विश्व के फुटबॉल मैचेस को। अभी हाल ही में एक और कप हुआ, FIDE-Chess.com, ये ऑनलाइन एक जो है ना चेस का जो है ऑनलाइन गेम हुआ है ना, ऑनलाइन नेशन कप, और नेशन वाइज था ये। तो इसको चीन ने जीत लिया। चीन ने ओवरऑल जो है chess.com का ये जो फिडे है इसको जीत लिया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा, चीन। सेकंड नंबर पे अमेरिका। थर्ड नंबर पे यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट के तौर पे। भारत का रैंक इसमें फिडे chess.com में 5th स्थान रहा। और देखिए फिडे जो है ना पूरे विश्व को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फिडे की फुल फॉर्म क्या होती है। फिडे पूरे विश्व में शतरंज खेल को रेगुलेट करता है, राइट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और विश्व शतरंज महासंघ। और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में। ठीक है, तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है वो कौन करवा रहा है, एसोचैम। ये एसोचैम बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे भारत की, है ना। इसके ऊपर हमेशा प्रश्न एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले तो एसोचैम की फुल फॉर्म कई बार पेपर्स में पूछी है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत का वाणिज्य और उद्योग मंडल है। यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज वगैरह के हेड हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो लोग सब है ना डिसीजन लेते हैं कि भारत के अंदर उद्योग जो है उसका एनवायरनमेंट, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, उद्योग किस तरह से आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो एसोचैम जो है ना वो भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया इसने। और इसकी स्थापना कब हुई, 1920 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं, निरंजन हीरानंदानी। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, बहुत लंबे समय से निरंजन हीरानंदानी चल रहे हैं इसके। देखिए अब कुछ और सेक्शन पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ मैं अच्छे पॉइंट्स को एक आध कोई चर्चा कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारे कंटेंट थे आज, लेकिन मैं चलो कुछ ही चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा सबसे ऊपर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम कुछ। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जो IAAF है। तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने इस पर डिस्कस किया था कि जो IAAF है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मोनाको, जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी के बाद। तो मोंटे कार्लो, ये बहुत फेमस शहर है यहाँ का, मोंटे कार्लो। तो IAAF जो एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है उसका मुख्यालय मोनाको में है। बैडमिंटन चैंपियनशिप फेडरेशन का, ये हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है। आप यदि रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं तो ज़रूर आपने सुना होगा। तो आप रेगुलर लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको क्या है, करंट अफेयर का समग्र ज्ञान हो पाएगा। तो ये पिछले दिनों में चर्चा की थी हमने। कुआलालंपुर मलेशिया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका मुख्यालय यहाँ है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, मैंने आपको अभी पूछा ही था, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, लंदन UK में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो युद्ध मतलब जो लड़ाई करते हैं है ना, रेसलिंग है ना, कुश्ती। तो कुश्ती का जो है ना UWW, उसका मुख्यालय भी लुसाने में। अब देखिए कितने सारे लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो कई बार एग्जाम्स में पूछा है ना, लेकिन आप याद रखना ज्यूरिख में है फीफा का। तो ओलंपिक कमेटी कहाँ है, लुसाने। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन इंटरनेशनल डे बॉक्सिंग एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है ये भी।
इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन भी कहाँ है? जो गोल्फर्स होते हैं ना, आपने कई बार गोल्फर्स के नाम सुने होंगे, है ना, भारत के शिव सिंह और, है ना, तो लुसाने में है गोल्फ फेडरेशन का भी, है ना। वर्ल्ड फेमस जो गोल्फ प्लेयर हैं, कुछ वर्ल्ड फेमस गोल्फ प्लेयर्स के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, अगेन लुसान है। तो देखिए, हॉकी, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, ओलंपिक, रेसलिंग, है ना, गोल्फ और आर्चरी। आर्चरी का मतलब जो है जो तीरंदाजी करते हैं, तो आर्चरी तीरंदाजी है ना, तीर, तो ये भी लुसाने में है। और फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल, तो है ना, वॉलीबॉल जो है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस राज्य का राज्य खेल वॉलीबॉल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और हरियाणा, राजस्थान का राज्य खेल, स्टेट गेम्स क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में वॉलीबॉल का भी है, आर्चरी का भी है, टेनिस, हॉकी, गोल्फ, बॉक्सिंग और, है ना, तो टाइकोंडो खेलता, आपने सुना होगा, टाइकोंडो एक प्रकार का लड़ाई से संबंधित है। तो ये सियोल के जोंगनोगू नाम का जो जगह है, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, है ना, भार उठाने का, तो वो बुडापेस्ट, हंगरी, तो हंगरी जो है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखेंगे। अब देखिए, फीफा का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओलंपिक्स का याद रखना वो है लुसाने में, फीफा का ज्यूरिख में, ये हमने अभी चर्चा की थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय क्या है? म्यूनिक, बहुत ही शानदार शहर है जर्मनी का, म्यूनिक। और लास्ट जो वर्ल्ड रग्बी है, रग्बी जो है, रग्बी गेम्स, तो रग्बी गेम्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? डबलिन, आयरलैंड में, है ना। तो ये आपको कुछ गेम्स के मैंने आपको पॉइंट्स कवर करवा दिए। तो देखिए, हम लोग अब आगे चलते हैं और भी कुछ पॉइंट्स पे पढ़ लेते हैं। तो एसोचैम आपको याद रह जाएगा, एसोचैम निरंजन हीरानंदानी, और ये जो है भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग जगत से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में जो है ना, मनमीत सिंह जो जिनका निधन हुआ, और उनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस का भी जो है जो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ है? लुसाने में, है ना। तो देखिए, मानवीय सहायता और आपदा राहत, HARD, ह्यूमन एड एंड डिजास्टर रिलीफ आउटरीच, ये जो पहल की है वो इंडियन नेवी ने की है कि सभी मानवों की, लोगों की सहायता करनी है, और ये नौसेना का जो अभियान है। तो याद रखना, एक तो जो है अभी हाल ही में मिशन संजीवनी आपने सुना था, है ना, मिशन सागर आपने सुना है ना। तो ये मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और आपको पता होगा 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी घटना थी जिसके कारण 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। बहुत ही अच्छी घटना है, और ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे भी है ना। पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ था, आप मुझे पूरा बताइए क्या हुआ था, है ना, कौन से शहर पर अटैक हुआ था वगैरह। तो नौसेना अध्यक्ष जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह चल रहे हैं वर्तमान में, और इंडियन नेवी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न कमांड है वो मुंबई में, साउदर्न कमांड कोच्चि में, और ईस्टर्न कमांड जो है वो विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैग कहेंगे, है ना, वाइजैग आजकल बोलते हैं उसको। वाइजैग में भी हाल ही में आपने सुना था कि पॉलीमर फैक्ट्री में जो है वो गैस लीकेज, स्टायरीन गैस लीकेज हो गया था, है ना। तो ये जरूर बार बार आप इस तरह से रिवाइज करते रहेंगे। भारतीय पैरा एथलीट ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, दीपा मलिक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दीपा मलिक कौन से राज्य से बिलोंग करती है? ये शॉटपुट थ्रोअर भी थी और ये जैवलिन थ्रोअर भी थी। इनको है ना राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है ना वो राजीव गांधी पुरस्कार, हमेशा याद रखना। वैसे आज मैं और भी बहुत सारे कंटेंट करवा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा सेशन, तो विल डिस्कस द रिमेनिंग सेक्शन जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, हम लोग बाद में कर लेंगे। सो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों में, बताएं, है ना। और जो मैंने कोविड जो ट्रुथ बताए थे सबसे शुरुआत में, वो आपको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि ये जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है अब। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।